हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट स्कूल लाइफ डिजिटल कक्षा में। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर साइंस विषय का। तो उसका जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो इससे पिछली वाली वीडियो जो है आपने सारी देख ली होगी। ठीक है, तो आज अपन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया को पढ़ेंगे। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया? यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए हमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अपन रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं। देखिए इधर रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में, ध्यान से सुनना, परिभाषा ध्यान से समझ में आ गई तो आपको इसके एग्जाम्पल भी समझ में आएंगे कि यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, क्या बोला इसने, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ होते हैं, कि यदि एक ही अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीकरण भी हो और उसी अभिक्रिया के अंदर जो है अपचयन भी हो। ठीक है, बोलता है था एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन हो रहा हो, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा हो, दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब सर बोलते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसके एग्जाम्पल जब अपन समझेंगे तो हमें समझ में आएगी कि जो है अभिक्रिया वास्तव में है क्या। देखिए इधर एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये अपन ने एग्जांपल लिया। अब इस एग्जांपल को यदि अपन ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक Zn एक एटम है। ठीक है, एक रिएक्टेंट है यहाँ पे Zn। तो ये Zn जो है आगे चल के ZnSO4, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना रहा है अपने पास। ठीक है, जो जिंक है ये क्या बनाता है, ZnSO4 बनाता है। और यहाँ पे जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट अपने पास जो है वो क्या करता है, अपने पास ये जो CuSO4 है यहां से SO4 जो है अलग हो जाता है और Cu जो है बेचारा अकेला हो जाता है। बात समझ में आ गई है कि जिंक ने क्या किया, इस Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यदि अपन एक नजरिए से इसको देखें तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाती है, विस्थापन। अपन ने पढ़ा भी था विस्थापन अभिक्रिया के अंदर कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। ठीक है, अभिक्रिया यदि आपसे पूछे कि अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है, देखिए अभिक्रिया, यही अभिक्रिया आपको कंफ्यूज कर सकती है और आपके नंबर जो है वो कटवा सकती है। अब आपको यदि चाहिए नंबर तो आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा कि मैं बोलता क्या हूं। कि यदि आपसे पूछे ऐसी ये वाली अभिक्रिया आपको दी हुई है और आपसे पूछता है कि बताइए अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या पूछा, अभिक्रिया दी आपको और पूछा कि बताइए अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है, तो आपको वहां पे लिखना होगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और यदि आपसे पूछता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पे अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है, तो आपको लिखना होगा कि ये सर रेडॉक्स अभिक्रिया है, या ना तो ऑक्सीकरण है ना अपचयन है, ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे है? देखिए इधर कि Zn जो है इसके साथ ये SO4 जुड़ रहा है। अब SO4 के अंदर क्या चीज है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है इसके साथ जुड़ रहा है, तो Zn जो है इसके साथ किसने बाइंड कर लिया, ऑक्सीजन ने बाइंड कर लिया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना अपन ने पिछली वीडियो के अंदर देखा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहां से ये तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण। बात समझ में आ गई इतनी कि जो Zn है, Zn के साथ ऑक्सीजन ने बाइंड किया और क्या बनाया, ZnSO4 बनाया, तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन यहीं पे CuSO4 की बात करते हैं तो इससे जो है ऑक्सीजन निकला है। पहले इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और अभी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऑक्सीजन का निकलना, इस वाले प्रोडक्ट के अंदर तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकला है। तो इस वाले प्रोडक्ट का क्या हो गया, अपचयन। क्या हो गया इसका, अपचयन। बात समझ में आ गई है। देखिए रिएक्शन पूरी एक है। देखिए वास्तव में ऑक्सीकरण और अपचयन जो होती है वो अर्ध अभिक्रिया होती है। पूर्ण अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कि यदि इस SO4 के अंदर से ऑक्सीजन नहीं निकलता, ध्यान से सुनो, कि यदि इस SO4 के CuSO4 के अंदर से ऑक्सीजन नहीं निकलता तो क्या इस Zn से जुड़ पाता क्या? तो पहले CuSO4 में से ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो पहली अभिक्रिया तो कौन सी हो गई, अपचयन हो गई। उसके बाद यही ऑक्सीजन जाके बाइंड करेगा किसके साथ, Zn के साथ। तो दूसरी अभिक्रिया क्या हो गई, ऑक्सीकरण हो गई। पहली अपचयन हो गई, दूसरी ऑक्सीकरण हो गई। तो एक ही अभिक्रिया के अंदर हमें ऑक्सीकरण भी देखने को मिल गई है और अपचयन भी देखने को मिल गई है। तो अभिक्रिया कौन से टाइप की हो गई, अभिक्रिया हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल क्या है अपने पास, CuO। ठीक है, इस CuO की क्रिया अपन किसके साथ करवाते हैं, इस हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनता है अपना, देखो यहां पे बनता है Cu प्लस H2O। क्या हुआ यहां पे, देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड जो है यहां पे, इसकी क्रिया किसके साथ करवाई अपन ने, हाइड्रोजन के साथ करवाई। यदि आप ध्यान से देखोगे
तो यहां से ये CuO से क्या हो रहा है, Cu अलग हो रहा है। अलग होने का मतलब क्या है कि पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, अब ऑक्सीजन निकल गई है, यहां पे ऑक्सीजन निकल गई है। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना अपन को पता है कि ऑक्सीजन जब भी निकलेगा अभिक्रिया होगी अपचयन। कौन सी होगी, अपचयन। लेकिन यहीं पे इसका जो दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, इसके साथ ये निकला हुआ ऑक्सीजन जो है यहां पे बाइंड कर रहा है। जो ऑक्सीजन यहां से निकला था वो ऑक्सीजन इस वाले एटम के साथ क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो जुड़ने वाली अभिक्रिया कौन सी हो गई, तो ये हो गई ऑक्सीकरण। बात समझ में आ रही है कि हाइड्रोजन निकल भी रहा है एक ही अभिक्रिया के अंदर और दूसरी अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है। तो दोनों अभिक्रिया एक साथ हो गई, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन जुड़ गई, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन जुड़ी, हाइड्रोजन निकली, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ यहाँ पे हमको देखने को मिल गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जब तक क्लियर नहीं होंगे ना अपने, तब तक हमें जो है अभिक्रिया समझ में आने वाली नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देखने हैं। तो देखिए मैंने 2 एग्जांपल समझाए, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि जितने एग्जांपल हो सके उतने एग्जांपल कीजिए, ठीक है। अब तीसरे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे अपन लेते हैं ZNO। इसकी क्रिया अपन किसके साथ करवा देते हैं, कार्बन के साथ करवा देते हैं, ठीक है। ZNO अपन ने लिया, जिंक ऑक्साइड, कार्बन के साथ क्रिया करवाई, क्या बना, Zn+CO, ठीक है। Zn+CO बना। देखिए इधर यहां पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहां पे जाते हैं तो ऑक्सीजन निकल गई। तो यहां पे हमको पता है कि ऑक्सीजन यहां पे थी, यहां पे नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकल गई। अब ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। बात समझ में आ गई है। ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब यहां पे देखो पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, ऑक्सीकरण हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको अभिक्रिया क्लियर होती जाएगी। अब इसके बाद अपन देखते हैं आगे का क्या टॉपिक है। तो इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक आता है वो आता है संचारण, ठीक है। तो अभी उसको देखते हैं संचारण को। तो दोस्तों देखो अभी अभी मैंने बताया था आपको संचारण के बारे में, तो आपको संचारण यहाँ पे दिखाई देगा होगा, क्या है परिभाषा उसको अपन समझते हैं। देखिए संचारण इसका मतलब क्या है, परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दी है। परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई धातु, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दैनिक जीवन में काम में अपने आती भी है, कि जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता, जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाए, ठीक है। यदि अपन किसी धातु को वायु में खुला छोड़ दे, कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी धातु को अपन वायु में खुला छोड़ देते हैं तो धातु के ऊपर एक विशिष्ट परत चढ़ जाती है। धातु के ऊपर क्या हो जाता है, एक विशिष्ट परत चढ़ जाती है, अर्थात ये संक्षारित हो जाती है, और इसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। क्या है संचारण, कि इसको अपन देखते हैं कि आपने देखा होगा कि लोहे को जब आप कुछ दिनों के लिए वायु में खुला छोड़ देते हो, ठीक है, और उसके ऊपर बरसात भी आ रही है, हवा भी चल रही है, ऑक्सीजन के संपर्क में भी है वो, ठीक है, तो जो लोहा है वो उसके ऊपर धीरे धीरे जंग लगना चालू हो जाती है, ठीक है। देखते हो आप कि लोहे के ऊपर क्या होता है, जंग लग जाती है। तो लोहे के ऊपर क्या हो गया, एक जंग लगना मतलब लोहे के ऊपर एक विशेष परत चढ़ गई, ठीक है, भूरे रंग की एक विशेष परत चढ़ गई। तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, उसको अपन बोल दिया संचारण, कि लोहे का क्या हो गया है, संचारण हो गया है। ऐसे ही आप देखोगे कि चांदी जो होती है वो कुछ समय बाद काली पड़ जाती है, ठीक है। चांदी जो होती है वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। अब देखिए कई व्यक्ति जो होते हैं वो चमक के पीछे ज्यादा जाते हैं। अब कई क्या बोलेंगे कि हमें तो ऐसी चाहिए जिसके अंदर चमक हो। अब यदि वो चांदी का सामान लेते हैं और यदि वो काला नहीं पड़ता है, इसका मतलब वो चांदी है ही नहीं, क्योंकि संचारण क्या बताता है हमको कि चांदी जो है यदि उसको वायु में खुला छोड़ दे, चांदी को यदि वायु में खुला छोड़ दे तो कुछ समय पश्चात चांदी के ऊपर क्या हो जाएगा, एक काली रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो उस काली रंग की परत चढ़ने का मतलब क्या है कि जो चांदी है वो क्या हो गई, संचारित हो गई। ऐसे ही एक और एग्जांपल हमको दिखता है कि तांबे के बर्तन अपन ने देखे हैं, कुछ समय पश्चात जब अपन उनको ज्यादा दिन काम में नहीं लेते हैं, ठीक है, वो पानी के संपर्क में भी है, वायु के संपर्क में भी है, तो तांबे का बर्तन जो है उसके ऊपर हरी रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। कैसी, हरी रंग की परत चढ़ जाती है। तो तांबे के ऊपर हरी रंग की परत चढ़ना ये भी क्या है, ये भी संचारण अभिक्रिया है, ठीक है। तो संचारण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी आपको कि किसी धातु के ऊपर जब विशिष्ट परत चढ़ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। आगे अपन देखते हैं, अपने पास एक टॉपिक आता है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, देखिए इधर बहुत ही सरल, आपने देखा होगा कि आपने मान लो आज खाना बनाया और 2 दिन बाद जो है खाना खराब हो गया। खाना खराब क्यों हो जाता है, या फिर आप देखोगे कि आपने मान लो सुबह कोई सब्जी बनाई थी और शाम को जो है वो सब्जी खराब हो गई। तो उस खराब होने का मतलब क्या है कि उसका स्वाद बदल गया, उसकी गंध बदल गई, उसमें से जो स्मेल है वो भी गलत स्मेल आने लग गई, बेकार स्मेल हमको आ रही है,
ठीक है, गंदी स्मेल आती है, और जो उसका टेस्ट है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसको अपन बोल देते हैं विकृत गंधिता। क्या है कि जब कोई खाद्य पदार्थ, ठीक है, खाने वाली वस्तु की बात होगी कि जब कोई खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, किसके, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो उसका स्वाद व गंध बदल जाते हैं। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, विकृत गंधिता बोल देते हैं। और इसी वजह से देखना कि ज्यादातर खाद्य सामग्री डिब्बे में पैक की जाती है, ठीक है, क्योंकि डिब्बा जब पैक हो जाएगा पूरा, उसके अंदर से सारी ऑक्सीजन निकाल ली जाएगी, तो वो जो खाद्य सामग्री है वो लंबे समय तक चलेगी। बात समझ में आ गई। ऐसे आप देखोगे चिप्स जो है वो पैकेट के अंदर जब तक रहती है, जब तक चिप्स पैकेट के अंदर रहती है तब तक क्या होता है, वो खराब नहीं होती है, ठीक है। हालांकि उसमें एक एक्सपायरी लिखी होती है, लेकिन जब तक उसको वायु नहीं मिलेगी, ठीक है, जब तक उसको वायु नहीं मिलेगी तब तक क्या होगी, चिप्स खराब नहीं होगी। लेकिन चिप्स के पैकेट में मान लो हल्का सा छेद कर देते हैं, तो चिप्स का पैकेट जो है 3-4 दिन बाद जो है खराब हो जाता है, चिप्स जो है अंदर से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्यों, कारण क्या है उसका, कारण यह है कि यदि कोई खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी गंध और उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसको अपन ने क्या बोला है, विकृत गंधिता बोला है, ठीक है। तो आज जो है आपको मैंने ये केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया, तो जो है केमिस्ट्री का जो ये पहला चैप्टर है ये यहीं पे अपना समाप्त हो जाता है। इसके बाद अपन आगे दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।